नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वह है अपना आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण किसने किया, इसकी क्या क्या विशेषता हैं, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, आधुनिक आवर्त सारणी बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया जाता है? वो श्रेय है वो मेंडलीव को दिया जाता है, क्योंकि मेंडलीव ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। और मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उसका जो मुख्य आधार है वो उन्होंने रखा था परमाणु भार, अर्थात उनका जो मेंडलीव का मुख्य आधार था वो था तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। लेकिन उनकी कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को सुधारते हुए 1913 के अंदर एक हेनरी मोजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। तो मित्रों देखिए, इस आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 1913 में वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था? हेनरी मोजले के द्वारा। हेनरी मोजले के द्वारा 1913 में एक सारणी का निर्माण किया गया जिसे अपन कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया? तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। अपन कह सकते हैं इनकी जो सारणी का जो मुख्य आधार था या मुख्य गुण था वो गुण ये था कि इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया। लेकिन इससे पहले जो भी वैज्ञानिक आए उन्होंने क्या किया? तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। लेकिन हेनरी मोजे ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्या किया? इन्होंने व्यवस्थित किया। इस कारण इनकी आवर्त सारणी क्या हो गई थी? सफल हो गई थी। तो मित्रों देखते हैं इस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। मित्रों देखिए, जहां पर भी आपको इस आवर्त सारणी की डायग्राम की आवश्यकता होगी उसका मैं फोटो स्क्रीन पर लगा दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो देखते हैं इस सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानते हैं। हेनरी मोजले के द्वारा तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर उन्होंने एक नियम दिया। क्या दिया? एक नियम दिया जिसे अपन कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। जिसे अपन क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। और वह नियम यह था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी मोजले के द्वारा। इसी नियम को अपन क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम। ध्यान दीजिए मित्रों, इस नियम और मेंडलीव के नियम के अंदर इतना ही अंतर है, केवल परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का। जो मेंडलीव का नियम दिया था सारणी का, उसके अंदर यहाँ पर क्या शब्द है? परमाणु भार। लेकिन हेनरी मोजले जो नियम दिया गया था उसमें लिखा हुआ है परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो मित्रों इसे अपन कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। फिर बात करते हैं इनकी सारणी के बारे में। तो इन्होंने क्या किया? एक ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइनों के द्वारा काफ़ी सारे कॉलम बनाए। क्या बनाए इनके द्वारा? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पंक्तियों का निर्माण किया गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, ये अपनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ। कैसी पंक्तियाँ? ऊर्ध्वाधर, जो खड़ी पंक्तियाँ, ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ या ऊर्ध्वाधर कॉलम, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये हो गए वर्ग। आप देख सकते हैं सारणी के अंदर वर्ग। फिर जो क्षैतिज लाइनें हैं उन्होंने इसको कहा आवर्त। जो भी क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको क्या नाम दिया? आवर्त। ये आवर्त है। आप देख सकते हैं सारणी के अंदर। देखिए मित्रों, इनके द्वारा वर्गों का कितने वर्गों को निर्माण किया गया था? 18 वर्ग। कितने वर्ग बनाए गए थे? 18 वर्ग बनाए गए थे। और आवर्तों के निर्माण
आवर्त है वो 7 बनाए गए। आवर्त कितने बनाए गए थे? 7। अतः अपन कह सकते हैं एक ऐसी सारणी जिसके अंदर ऊर्ध्वाधर कॉलम कितने थे? 18, जिन्हें अपन वर्ग कहा गया, और आवर्त कॉलम या 37 कॉलम कितने थे? 7, जिन्हें अपना क्या कहा गया? आवर्त कहा गया। तो मित्रों ये तो आप होगी इस सारणी की विशेषता, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और आगे बात करते हैं, इस सारणी के अंदर कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। और ध्यान दीजिए इस 7 आवर्तों के अंदर तत्वों की संख्या क्या है? अलग अलग है। तत्वों की संख्या क्या है? अलग अलग। तो अपन बात करते हैं 7 आवर्तों के बारे में। देखिए मित्रों, पहला आवर्त आप देख सकते हैं, पहले आवर्त के अंदर केवल और केवल 2 तत्व है। केवल और केवल 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। कितने तत्व है? 2 तत्व है। तो अपन कह सकते हैं कि पहले आवर्त में 2 तत्व होने के कारण इसे अति लघु आवर्त कहा गया। इसे क्या नाम दिया गया था? अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त मतलब बहुत ही छोटा आवर्त। ध्यान दीजिए मित्रों, दूसरा और तीसरा आवर्त। कौन सा आवर्त? दूसरा और तीसरा आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? 8 तत्व है। कितने तत्व है? 8 तत्व है। पहले के अंदर 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया था? लघु आवर्त। क्या नाम दिया गया था? लघु आवर्त। आगे बात करते हैं चौथे और 5वें आवर्त के अंदर। तो चौथे और 5वें आवर्त में इससे ज्यादा तत्व है, तो उनके अंदर तत्वों की संख्या है 18। कितने तत्व मित्रों? चौथे और 5वें आवर्त के अंदर 18 तत्व है, इसलिए इस तत्व को नाम दिया गया दीर्घ आवर्त। क्या नाम दिया गया? दीर्घ आवर्त। लेकिन जो 2 अंतिम वाले 6वें और 7वें आवर्त है, उसके अंदर तत्वों की संख्या सर्वाधिक है। तो उनके अंदर तत्व कितने हैं? 32 तत्व है। और 6वें और 7वें आवर्त को क्या नाम दिया गया था? अति दीर्घ आवर्त। क्या नाम दिया गया? अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। तो मित्रों ये तो अपन ने बात की आवर्तों के बारे में। 7 आवर्त है जो 37 लाइनों के अंदर व्यवस्थित है। आगे मित्रों देखते हैं, इसी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक के अंदर विभाजित किया गया। कितने ब्लॉक में विभाजित किया गया था? 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और अपना था एफ ब्लॉक। अर्थात आवर्त सारणी को इन 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया। तो बात करते हैं मित्रों कि एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से वर्ग के तत्वों को रखा गया है। तो ध्यान दीजिए, एस ब्लॉक मैंने बताया वर्ग कौन से हैं, आवर्त कौन से हैं। आप दोबारा देख सकते हैं इस सारणी के अंदर ये क्या है? वर्ग है, और ये क्या है? आवर्त है। तो ध्यान दीजिए इसके अंदर कि एस ब्लॉक के अंदर वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों को रखा गया। किसको रखा गया? वर्ग 1 और 2 के तत्वों को या 2 के एलिमेंट्स को किसके अंदर रखा गया? एस ब्लॉक के अंदर रखा गया। आगे बात करते हैं पी ब्लॉक के अंदर। तो पी ब्लॉक के अंदर वर्ग 13, आप देख सकते हैं वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को कहां पर रखा गया? पी ब्लॉक के अंदर। तो वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को कौन से ब्लॉक के अंदर रखा गया था? पी ब्लॉक के अंदर। फिर बात करते हैं मित्रों डी ब्लॉक के अंदर। तो डी ब्लॉक के अंदर वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को किस में रखा गया? डी ब्लॉक में। वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को किसमें रखा गया था? डी ब्लॉक के अंदर। आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें तत्व है, कौन कौन से वर्ग है, आप इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। फिर मित्रों बात करते हैं डी ब्लॉक के अंदर। तो आप देख सकते हैं डी ब्लॉक आवर्त सारणी के सबसे नीचे की ओर 2 पंक्तियां, उनको किसमें रखा गया था? एफ ब्लॉक के अंदर। तो आवर्त सारणी के नीचे वाली 2 पंक्तियां उसको किसमें रखा गया? एफ ब्लॉक के अंदर, जिसको अपन कहते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी, जिसमें कुल तत्व कितने हैं? 32 तत्व है। 14 तत्वों के 2 समूह बनाए गए हैं। 14 तत्वों के 2 समूह बनाए गए हैं।
कुल तत्व इसमें कितने हैं? 32 तत्व एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे 2 पंक्तियों में दर्शाया गया है। तो मित्रों आगे बात करते हैं कि एस ब्लॉक को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं। तो देखिए अपन एस ब्लॉक को क्या कहते हैं, क्षारीय या फिर क्षारीय मृदा धातुएं। एस ब्लॉक को और क्या कह सकते हैं, क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय या फिर क्षारीय मृदा धातु। पी ब्लॉक अपन निरूपक तत्व, निरूपक तत्व या फिर इन्हें अपन कहते हैं मुख्य तत्व। क्या कहते हैं? मुख्य तत्व। डी ब्लॉक अपन क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं दोस्तों? संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक को अपन कहते हैं अंत संक्रमण तत्व, अंत संक्रमण तत्व। तो मित्रों ये तो अपन ने बात की इस आवर्त सारणी के बारे में, लेकिन 2-3 और इसके बातें हैं। जैसे देखिए ये आवर्त सारणी है, इसके अंदर जो आपको बायां भाग दिखाई दे रहा है, जो बाईं ओर के तत्व है वे कैसे तत्व हैं? धात्विक गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व है। कैसे तत्व हैं? धात्विक गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व है। लेकिन जो आपको दाईं ओर तत्व दिखाई दे रहे हैं वे तत्व कैसे हैं? अधात्विक गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं। अधात्विक गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व है। लेकिन आप देख सकते हैं मित्रों धात्विक और अधात्विक इनको पृथक करने वाला कौन कौन से तत्व है? जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है और क्या है? एस्टाटिन है। यह तत्व इन्हें अपन कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। कहने का मतलब है जो तत्व बाईं ओर है वे धात्विक गुण के प्रदर्शित तत्व है और जो दाईं ओर है वे अधात्विक गुण रखने वाले तत्व है। लेकिन बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टाटिन यह तत्व उपधातु के अंतर्गत आते हैं। अर्थात उपधातु इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर धात्विक और अधात्विक दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। आगे मित्रों अपन देखते हैं इस आवर्त सारणी के अंदर एक वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, या फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपन बात करते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या अर्थात कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, या फिर एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इनके बारे में अपन जानते हैं। देखिए मित्रों परमाणु त्रिज्या अर्थात कह सकते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। जैसे माना कि यह कोई अपना परमाणु जिसका नाभिक है और यह इसकी कोश है, ये इसकी क्या है? कोश। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। अब आप ही मुझे बताइए कि जितना परमाणु का आकार बड़ा होगा उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी क्या होगी? बड़ी होगी। तो अतः अपन कह सकते हैं कि जिस परमाणु की परमाणु त्रिज्या बड़ी होगी उस परमाणु का आकार भी क्या होगा? बड़ा होगा। जिसकी परमाणु त्रिज्या कम होगी उसका परमाणु आकार भी क्या होगा? छोटा होगा। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अपनी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब मित्रों आप देख सकते हैं जब अपन एक ही वर्ग में, जब अपन क्या करते हैं एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, देखिए इस सारणी के अंदर एक ही वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब क्या होता है? परमाणु क्रमांक में वृद्धि। परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से क्या होगा? कोषों की संख्या में वृद्धि होगी। कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो कोषों की संख्या में वृद्धि। अब मित्रों देखिए कोषों की संख्या में वृद्धि है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अपने आप कम हो जाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम। अपन समझते हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है।
ध्यान दीजिए, वैसे शब्द से ही स्पष्ट है, प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात नाभिक का प्रभाव। जैसे देखिए ये अपना क्या है, कोई परमाणु है जिसका डायग्राम बनाया हुआ है। तो इस परमाणु के अंदर जो ये नाभिक है, नाभिक के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो ये नाभिक है, इस नाभिक के द्वारा या नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जितना अपना आकर्षण बल अधिक होता है उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अधिक होता है। परिभाषा की अगर बात करें तो नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया आकर्षण बल ही क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखिए मित्रों, अगर अपन मानते हैं इस नाभिक को अध्यापक, क्या मानते हैं, इस नाभिक को अध्यापक मानते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। नाभिक को मानते हैं अध्यापक मानते हैं। जो ये कोष है, इन कोषों को अपन मानते हैं स्टूडेंट्स की लाइन, क्लास के अंदर लाइन होती है उसको उस पर मानते हैं लाइन। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपन मानते हैं स्टूडेंट, क्या मानते हैं, स्टूडेंट्स मानते हैं। तो तब तो देखिए क्या होता है कि एक ही, और ये पूरी अपनी क्या एक कक्षा है, ये पूरी क्या अपनी कक्षा है। तो इस कक्षा के अंदर देखिए कि एक नाभिक, इसका मतलब एक अध्यापक है, और ये क्या है, लाइनें हैं जिसमें के अंदर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, जब अपन एक ही आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, अर्थात कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब स्टूडेंट्स के लाइनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और स्टूडेंट्स लाइनों में क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में क्या हो रही है, वृद्धि। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए लाइनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब जब स्टूडेंट्स की संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या अध्यापक इन सभी स्टूडेंट पर नियंत्रण रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। जब बच्चों की संख्या में वृद्धि होती है तब अध्यापक बच्चों पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। तो वही सेम प्रोसेस यहीं पर है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है तब यही नाभिक संपूर्ण कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर कंट्रोल अपना नहीं कर पाता है। तो कहने का अर्थ अपना यही है कि परमाणु आकार बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। परमाणु का आकार क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण नाभिक अपना प्रभाव संपूर्ण कक्षा पर स्थापित नहीं कर पाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो कोषों की संख्या में वृद्धि, परमाणु क्रमांक में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। तो देखने पर क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब क्या होता है, परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। क्यों होती है मित्रों, ये आपके सामने कारण लिखा हुआ है। फिर अपन देखते हैं कि जब एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ये अपना क्या है, आवर्त है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, कोषों की संख्या वृद्धि नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के कारण प्रोटॉन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं टू दाएं जाने पर, आव सारणी के अंदर देखिए किस तरफ से किस तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, जिसके कारण प्रोटॉन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि। प्रोटॉन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। जब तक कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है तब तक प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान नहीं बढ़ता है। तो इस तरफ देखिए, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर नाभिक मजबूत हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नाभिक मजबूत हो रहा है। और जब नाभिक मजबूत होगा तब नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर अधिक नियंत्रण होगा। क्या होगा, अधिक नियंत्रण होगा, जिसके कारण जो परमाणु का आकार है, जो परमाणु की त्रिज्या है वो क्या होगी, घटेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी मित्रों, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि, जिसके कारण
प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। मित्रों इस टॉपिक्स को 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, इसलिए ये अपन को याद होगा। तो आपको एक बार समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप दोबारा इसको देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, जब अपन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, तब क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के कारण कोषों की संख्या में वृद्धि। कोषों की संख्या वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान अपने आप ही कम हो जाएगा, कोष बढ़ रहे हैं। तो इस नाभिक का ये कोष है, जैसे देखिए ये नाभिक है। अब ये अपन नाभिक को क्या माना, अध्यापक माना, अपन नाभिक को क्या माना, अध्यापक माना। ये अध्यापक है और एक बच्चों की लाइन है, तब तक अध्यापक आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। एक लाइन और बढ़ी तो भी अध्यापक उसको आसानी से कंट्रोल कर पाएगा, लेकिन लगातार स्टेप बाय स्टेप 4-5 लाइनें और बढ़ रही है, स्टूडेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो एक अध्यापक इस पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पर है, प्रभावी नाभिक आवेश है वो सब पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण यहाँ पर प्रभावी नाभिक आवेश है वो क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। कब पड़ जाता है, जब कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तब नाभिक का प्रभाव क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा अपना टॉपिक है, उसके बारे में बात करते हैं, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या के बारे में आयनिक त्रिज्या क्या होती है, या फिर यह वर्ग में आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होती है। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर बात लिख देता हूँ। जैसे मित्रों अपन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, कहने का मतलब है वर्ग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर आप आवर्त सारणी के अंदर देख सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के कारण कोषों की संख्या में वृद्धि, कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश मान कम होता है, घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, घटता है। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं आयनिक त्रिज्या के अंदर। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयनों की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, आयनों की त्रिज्या। अर्थात अपन कह सकते हैं किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ही किसका निर्माण होता है, आयनों का निर्माण होता है। और उस आयन की त्रिज्या को अपन क्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या कहते हैं। थोड़ा बहुत इसके अंदर परिभाषा देखते हैं कि परमाणु के किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से किसका निर्माण होता है, आयन का निर्माण होता है। ये आयन का निर्माण होता है, और इसी आयन की त्रिज्या क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। जैसे देखते हैं आयन का निर्माण किस प्रकार होता है, आयन दो, एक तो धनायन और ऋणायन। पहले देखते हैं धनायन का निर्माण किस प्रकार होता है। देखिए मित्रों, धनायन किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्यागने से किसका निर्माण होता है, धनायन का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनायन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको अपन एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, माना कि ये सोडियम
ये क्या है, सोडियम है। अब ये उदासीन सोडियम, ये सोडियम का उदासीन परमाणु, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब ये उदासीन है। और उदासीन परमाणु के अंदर ध्यान दीजिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अगर माना कि मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 1। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा इसका, 2 8 और 1। अब ध्यान दीजिए अपने क्या बात किए, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से धनायन बनता है। अब ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर मित्रों ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या बनेगा, धनायन बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, एक इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो यहाँ पर एक धनायन आएगा। यहाँ पर कितना धनायन आएगा, एक धनायन आएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, क्या यही सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका होगा 2 और 8, 2 और 8। तो एक कहाँ गया, तो एक तो दोस्तों इसने क्या किया, त्याग दिया, और त्यागने पर धनायन बना। ये धनायन, ये प्लस का निशान यह प्रदर्शित करता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब मुझे बताइए अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं, अगर इसकी संरचना बनाऊं, दोनों में क्या अंतर होगा। ये सोडियम का नाभिक, कितने कोष है मित्रों, 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, 3 कोष है इसके अंदर। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इसके अंदर देखिए आप, ये सोडियम का नाभिक है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष नहीं है। इसका मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताइए इन दोनों में से आकार छोटा किसका है, आकार छोटा किसका है, आकार छोटा इसका है। तो जिसका आकार छोटा उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। तो इसकी परमाणु त्रिज्या इसकी तुलना में कम है क्योंकि आकार ही छोटा है। अब मुझे बताइए इसके अंदर प्रभावी नाभिक आवेश का मान क्या होगा, यहाँ पर इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है। मैंने बताया जिस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा है उस क्लास पर अध्यापक नियंत्रण आसानी से नहीं रख पाएगा। तो स्टूडेंट ज़्यादा किसमें, इसमें स्टूडेंट ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश मान क्या है, ज़्यादा है। क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम है। नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव क्या है, कम है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा सकता है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपन नहीं त्याग सकते क्योंकि नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर क्या है, प्रभाव नियंत्रण ज़्यादा है। तो मित्रों ये तो होगी धनायन की बात। अब मुझे बताइए धनायन का आकार किसका बड़ा है, आकार उदासीन परमाणु का बड़ा है। अपन कह सकते हैं धनायन का आकार हमेशा और हमेशा उदासीन परमाणु से छोटा होता है। ये धनायन है, ये उदासीन परमाणु है, इस धनायन का आकार इससे क्या है, छोटा। इसलिए अपन कह सकते हैं धनायन का आकार उदासीन परमाणु से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, आगे मित्रों अपन बात करते हैं ऋणायन के निर्माण से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से बनता है धनायन, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से बनेगा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से क्या बनता है, ऋणायन बनता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे देखिए मित्रों अपन एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। किसका एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। अब इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2 8 और 7 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है, 2 8 7। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। तो माना कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ग्रहण किया। तो ग्रहण करने पर क्या बन जाएगा, Cl-। क्या बन गया, Cl-। ये बन गया आपका यहाँ पर ऋणायन। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 2 8 के यहाँ पर 7 होगा, 7 नहीं होगा क्योंकि एक इसने ग्रहण कर लिया। तो 7 + 1 मित्रों क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मुझे बताइए इन दोनों में किसकी संरचना बड़ी होगी, संरचना उसकी बड़ी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन 17, इसमें इलेक्ट्रॉन 18। संरचना किसकी बड़ी, इस ऋणायन की बड़ी। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि हमेशा ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, डायग्राम बना देते हैं। क्लोरीन का नाभिक कितने कोष है, 3 कोष, 3 कोष।
ये नाभिक कितने कोष है? 3 कोष, 1 कोष, 2 कोष और सॉरी ये 3 कोष। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें 8 और बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 और बाह्यतम कोष में 8। इसका मतलब इसमें कुल इलेक्ट्रॉन है वो 18, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। आकार बड़ा किसका? आकार जिसमें इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा उसका आकार क्या होगा? बड़ा हो गया। तो इसका आकार हो गया बड़ा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऋणायन का आकार हमेशा उदासीन परमाणु से क्या होता है? बड़ा होता है। तो मित्रों ये तो अपन ने बात की आयनिक त्रिज्या के बारे में। आगे दोस्तों बात करते हैं अपन संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या होती है? कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी तत्व के किसी भी परमाणु की बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? संयोजकता कहलाती है। अर्थात किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं सोडियम के बाह्यतम अगर देखें इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 1। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे मित्रों देखिए एस ब्लॉक आवर्त सारणी के अंदर कहाँ है? देखिए जल्दी से, आवर्त सारणी के अंदर एस ब्लॉक वर्ग 1 और 2 ये तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? एस ब्लॉक के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कितनी है? 1 और 2, क्योंकि वर्ग 1 के तत्व जिनके बाह्यतम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए उनका संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और वर्ग 2 के तत्वों में बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, इसलिए उनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20, 2, 8, 8 और 2। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो देखिए मित्रों एस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता 1 और 2। अगर बात करें अपन पी ब्लॉक के तत्वों की, तो पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? जितने बाह्यतम कोष में होते जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। लेकिन अगर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, अगर माना कि किस तत्व के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। अगर 7 है तो अपन क्या करेंगे? 8 में से घटा देंगे, 8 में से घटाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ क्लोरीन। अब क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या करेंगे? 8 में से 7 घटा देंगे, पीछे कितना बचेगा? 1। इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1 है। घटाया इसलिए ऋणायन। तो इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1 है। तो अपन जिसमें से ज़्यादा है तो 8 में से घटा देंगे और वो उसकी क्या आ जाएगी? संयोजकता आ जाएगी। फिर मतलब देखिए कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी संयोजकता वो 1 से ज़्यादा संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं परिवर्तनशील संयोजकता। जैसे देखिए सल्फर, कॉपर, ये ऐसे तत्व हैं जो 1 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं और जिनके कारण इनकी संयोजकता क्या होती है? 2 होती है और अपन इसे कहते हैं परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाने वाले तत्व। फिर मित्रों बात करते हैं वर्ग 18। देखिए और सारणी के अंदर ये रहा वर्ग 18। इसके अंदर जो भी तत्व हैं इनको अपन कहते हैं अक्रिय तत्व। इनको अपन क्या कहते हैं? अक्रिय तत्व। वर्ग 18 क्या कहते हैं? अक्रिय तत्व। अर्थात अक्रिय का मतलब है यह किसी से क्रिया नहीं करते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनका जो अष्टक है वो क्या होता है? पूर्ण। जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। इसका मतलब इसका बाह्यतम कोष क्या है? पूर्ण है। इसलिए इनको अपन शून्य वर्ग भी कहते हैं। या इसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। तो वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। जिसके अंदर अपना हीलियम है। तत्व कौन कौन से हैं? हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ये तो वर्ग संख्या 18 के अंदर है। फिर मित्रों आगे अपन बात करते हैं परमाणु के आकार के बारे में। परमाणु आकार, देखिए दोस्तों, देखते हैं परमाणु का आकार किस प्रकार वर्ग और आवर्त में परिवर्तित होता है। जैसे अपन देखते हैं कि परमाणु का आकार क्या होता है कि नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ये नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु आकार कहलाती है। जितना परमाणु बड़ा होगा, जितने परमाणु में कोषों की संख्या अधिक होगी, उतना ही परमाणु का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, परमाणु का आकार अपन आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो हमारा परमाणु है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। वो या तो अणुओं के रूप में पाया जाता है या फिर वो परमाणुओं के समूह के रूप में पाया जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं? त्रिज्या के द्वारा इसका आकार ज्ञात करते हैं। त्रिज्या भी दो प्रकार से, एक तो अपनी है सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? सहसंयोजक त्रिज्या। तो दूसरी है वान डेर वाल त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वान डेर वाल त्रिज्या। देखते हैं कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप उस डायग्राम के माध्यम से दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। ये क्या है? देखिए दोस्तों, 4 A B C और D, चार क्या है? परमाणु है। चार क्या है? परमाणु। अब इसके अंदर देखिए, मुझे बताइए, परमाणु A और B दोनों ही आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए हैं। परमाणु A और B दोनों आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए हैं। लेकिन परमाणु B और C पास पास में स्थित है। यह केवल अनाबंधित परमाणु, इनके बीच में कोई बंध नहीं है, लेकिन दोनों पास पास में है। इसी प्रकार आगे C और D आपस में क्या हुए हैं? सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, सहसंयोजक त्रिज्या वह त्रिज्या जिसके अंदर दोनों परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, अर्थात एक ही तत्व के दो समान परमाणु जो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों देखो जुड़े हुए होते हैं और ये दोनों जुड़े हुए भी हैं, और उन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? यह अपनी क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या है। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि किसी भी तत्व के दो समान परमाणु आपस में जब सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं तो उन दोनों परमाणुओं के बीच की नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या। इसके अंदर देखिए, वान डेर वाल त्रिज्या के अंदर क्या होता है? जब दो परमाणु अनाबंधित परमाणु जिसके बीच में कोई बंध नहीं होता है, वो केवल पास पास में होते हैं, तो उन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा भाग या उन दोनों परमाणुओं के बीच की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। अब मुझे आप बता सकते हो क्या ये दूरी क्या कहलाएगी? ये दूरी क्या कहलाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या, क्योंकि दोनों परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए हैं। ये दूरी क्या कहलाएगी? वान डेर वाल त्रिज्या। यह दूरी क्या कहलाएगी? वान डेर वाल त्रिज्या, क्योंकि इनके मध्य कोई बंध नहीं है। यह दूरी क्या कहलाएगी? सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, तो ये होगी सहसंयोजक त्रिज्या। अब देखते हैं परमाणु का आकार किस प्रकार बढ़ता और घटता है। जैसे दोस्तों देखिए, अपन एक ही वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जब अपन ऊपर से क्या आते हैं? नीचे की ओर आते हैं, तब क्या होता है? परमाणु क्रमांक वृद्धि, कोषों की संख्या वृद्धि, प्रभावी नाभिक मान घटता है। इसका मतलब कोषों की संख्या में क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है। इसका मतलब परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो अब जब अपन ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, मैं ऐसे देखो बना रहा हूँ यहाँ पर, जब ऊपर से नीचे करते हैं तब परमाणु का आकार बढ़ता है। लेकिन जब अपन एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब परमाणु का आकार घटता है। यही अपना कारण है। फिर आगे अपन एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में। तत्वों के धात्विक और
अधात्विक गुण। देखिए दोस्तों कि आवर्त सारणी के अंदर धात्विक गुण कौन से तत्व प्रदर्शित करते हैं और अधात्विक गुण कौन से तत्व प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। धात्विक गुण क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व कैसे क्या कहलाते हैं? धात्विक गुण तत्व प्रदर्शित करते हैं। तो अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाकर जो तत्व धनायन बनाते हैं वे धात्विक प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वे क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं, और ऋणायन बनाने वाले तत्व अधात्विक प्रकृति के कहलाते हैं। इसको अपन कह सकते हैं धातुएं, इनको अपन कह सकते हैं अधातुएं। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि वर्ग 1 के तत्व सर्वाधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। वर्ग 1 के तत्व सर्वाधिक धात्विक गुण प्रदर्शित इसलिए करते हैं क्योंकि यह तत्व एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आसानी से धनायन बना लेते हैं, और आसानी से धनायन बनाने के कारण ही यह सर्वाधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करने वाला वर्ग है। कौन सा वर्ग है? वर्ग 1 सर्वाधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हमारा इसके अंदर बात करें तो वर्ग 17 देख सकते हैं आवर्त सारणी के अंदर तत्व कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यह तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बना लेते हैं, और ऋणायन बनाने के कारण ही इनको अपन क्या कहते हैं? सर्वाधिक अधात्विक गुण प्रदर्शित कौन से वर्ग के तत्व करते हैं? वर्ग 17। और सर्वाधिक धात्विक गुण प्रदर्शित कौन से वर्ग के तत्व करते हैं? वर्ग 1। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये तत्व धात्विक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे मित्रों बात करते हैं कि धात्विक गुण, जब बात करते हैं कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या बढ़ता है, देखते हैं क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को त्यागना है। जब अपन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, क्या इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं? बिल्कुल त्याग सकते हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेशमान घट रहा है, नाभिक का प्रभाव नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करते हैं? आसानी से त्याग सकते हैं। जब त्यागेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुणों में क्या होगी? वृद्धि। मैं यहाँ वृद्धि किसके बारे में लिख रहा हूँ? तत्वों के धात्विक गुणों में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन जब अपन बाएं से दाएं की ओर जाएंगे आवर्त में, तब धात्विक गुणों में क्या होगी? कमी होगी। तब धात्विक गुणों में क्या होगी? कमी होगी। ये मित्रों ध्यान रखना। इसी प्रकार जब अपन अधात्विक गुणों की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? जब अपन एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब क्या अपन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए नाभिकीय आवेश का मान घटता है। जब मान घटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ही भागेंगे, और अपन थोड़ी ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए इसका मान क्या होता है? घटता है। इसका मान क्या होता है? घटता है। और जब अपन आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब अधात्विक गुणों में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। तो ये अपन ने आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा संपूर्ण आवर्त सारणी के बारे में, किस प्रकार इन गुणों में ऊपर से नीचे की ओर या फिर आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर किस प्रकार इनमें गुणों में परिवर्तन होता है। आपके सामने दोस्तों एक डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर आप सबको समझ सकते हैं कि किस प्रकार आपने इसको समझा हुआ है। जैसे देखिए इसके अंदर धात्विक गुण ऊपर से नीचे के आने पर क्या होता है? बढ़ते हैं। लेकिन परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे के आने पर क्या होता है? बढ़ते हैं। और देखिए अधात्विक गुण जब अपन कहाँ पर जाते हैं? बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब अधात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या होती है? वृद्धि होती है। और बाएं से दाएं जाने पर आयरन एंथैल्पी में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी नीचे से ऊपर की जाने पर वृद्धि होती है, आयरन एंथैल्पी में क्या होती है? वृद्धि होती है। और नीचे से ऊपर जाने पर अधात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। थैंक्स दोस्तों।